हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है डबलमेंट स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर नीट पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं हम। तो इसमें हमारा शुरुआत होता है फिजिक्स से। ये थोड़ा अलग किस्म का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसमें देखना, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का विमीय सूत्र दूसरों से भिन्न है। हमें इसमें ये पता करना है कौन किससे भिन्न है, और मतलब इसमें ये जो पहला वाला है निर्वात, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, और ये दूसरा वाला, ये दोनों बहुत सिंपल है, तो आपको ये तो आना ही चाहिए। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ कंपटीशन एच वी वाले में है और ये पी जी क्यू जी एच वाले में है। तो ये वाला भी देख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण और घनत्व के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ आपका ये प्लांक नियतांक जो आपका प्रकाश वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। तो ये मतलब तरंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सेकंड वाला हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का त्वरण ए, उसके वेग v के पदों में a बराबर अल्फा अपॉन का अंडर रूट वी है, जहाँ अल्फा एक स्थिरांक है, यदि t इक्वल टू 0 पर। ये बहुत सिंपल था, बस हमें समीकरण सेट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, आप खुद से लगाइएगा। तो इसका आंसर आपका ये सी वाला 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, हम आंसर भी आपको क्वेश्चन लगाकर भेज देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विरामावस्था से चलकर एक कार एक सड़क पर डी दूरी तय करती है। मतलब कोई कार है जो शांति से खड़ी थी, उसमें कोई चालक बैठा, उसे डी दूरी तक चलाया, जहां सड़क और टायरों का मध्य घर्षण गुणांक जी है, म्यू है, ये है आपका, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम समय जिसमें कार यह दूरी तय कर सकती है समानुपाती होगा, वह समय हमें बताना है जिसमें कार डी दूरी तय कर लेगी। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ इसके मान पर ही निर्भर करता है। ये जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, और टायर के बीच कितना घर्षण लगता है, सिर्फ यही आपको आंसर सही से ही बता सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, म्यू अपन का -1/2, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा। 1.5 मीटर लंबी लड़की जो 5 मीटर ऊंची एक चार दीवारी, मतलब कि जो एक दीवार है 15 मीटर दूर खड़ी है, ठीक है। चार दीवारी की ओर 0.25 किलोग्राम का एक पत्थर 36 से 50 कोण पर फेंका जाता है। पत्थर का न्यूनतम वेग जिससे वह चार दीवारी के ऊपर से गुजर जाएगी। तो हमको इसका न्यूनतम वेग ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल था, 11th का क्वेश्चन है, इसे बच्चे बहुत सिंपल ही लगा लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको बता, आप खुद से लगाइएगा। तो 13.8 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 पर 45 डिग्री झुकाव कोण वाले नत समतल के आकार की m द्रव्यमान की एक वस्तु 36 तल पर स्थित है, मतलब ये प्लेन पर स्थित है। v नॉट वेग से 36 तल में गतिशील m द्रव्यमान की एक गेंद नत समतल से टकराती है। टक्कर के पश्चात गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछल जाती है तथा नत समतल 36 तल पर बिना घर्षण के फिसलने लगती है। टक्कर के पश्चात ऊर्ध्वाधर गति में गेंद का वेग क्या होगा। ये आपका ये आपका सिंपल सा है। ये आपका 11th का क्वेश्चन है, जिसमें हम इसकी बात करते हैं, जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे वाले भी आते हैं, ठीक है। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, आप आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा वी नॉट एम माइनस कैम। इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान भी आपको सेट करके लगाना होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। एक वस्तु एल लंबाई की एक डोरी के सिरों पर ऊर्ध्वाधर तल, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वस्तु एल लंबाई की डोरी से सिरों पर ऊर्ध्वाधर तल में घूम सकती है। उच्चतम स्थिति में वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग यदि न्यूनतम स्थिति में डोरी में तनाव वस्तु के भार का 10 गुना हो जाए। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप एक बार खुद से आप पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा √5GL, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 7th वाला। एक खाली बर्तन एक भौतिक तुला के पलड़े में रखा है तथा इसके पैमाने को 0 पर समायोजित कर दिया गया है। प्रत्येक 10 ग्राम द्रव्यमान की एक समान गेंद विरामावस्था से 4.9 मीटर की ऊंचाई से 100 गेंदें प्रति सेकंड की दर से बर्तन में गिराई जाती हैं। यदि प्रत्येक गेंद और बर्तन के मध्य संघट्ट का क्वेश्चन है ये 12th का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। संघट्टपूर्ण अप्रत्याशित 11th का क्वेश्चन है ये। प्रत्याशितता और अप्रत्याशितता दोनों है, 11th 12th दोनों में है। तो ये क्वेश्चन मगर आपका 12th के बेसिस पर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोग्राम, ठीक है। तुल्य का पठन क्या होगा, 6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां। एक घर्षण रहित, ये 11th का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक घर्षण रहित समतल सतह पर स्थित m द्रव्यमान की एक गेंद के बल नियतांक की 2 प्रत्यास्थ स्प्रिंगों से चित्रानुसार जुड़ी है। स्प्रिंग के दूसरे 2 सिरे दृढ़ दीवार से जुड़े हैं। गेंद क्षैतिज दिशा में सरल आवर्त गति करती है।
साम्यावस्था में आयाम के आधे और तिहाई स्थितियों पर गेंद के वेग का अनुपात क्या होगा। हमें गेंद के वेग का अनुपात ज्ञात करना है, v1 संबंधित v2। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन है, जो बच्चे जानते होंगे वो बच्चे लगा लेंगे, अन्यथा हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो इसका सेंस हो जाएगा डी वाला, आप खुद से लगाइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 9th। जो बच्चे लगाएंगे क्वेश्चन वही कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ कर नहीं सकते। पृथ्वी घूर्णन का कोणीय वेग जिस पर भूमध्य रेखा पर वस्तुएं भारहीन हो जाती है। पृथ्वी का कौन सा ऐसा कोण है जहाँ पर भूमध्य रेखा पर कोई भी वस्तु भारहीन हो जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर वर्ग है। इसको मैंने बता दिया था बहुत पहले ही। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका आंसर से देख लेते हैं, इसे सिर्फ बच्चे रिवाइज कर लेंगे। 1.25 × 10⁻³ प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, इसको बस आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां वाला। 1.5 × 10⁻10 नैनो प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कौन से क्लास में है? 12th में। एक धातु की छड़ 0.06% प्रत्यास्थता विकृति होती है। छड़ के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या है? हमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, U = ½ mv² से। ठीक है, इसमें अलग सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मगर ये सिंपली U = ½ mv² से लग जाएगा, तो 27 जूल प्रति मीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 11। एक लोहे के टुकड़े को अंदर रखे बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, एक लोहे का टुकड़े को अंदर रखे बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में पानी के ऊपर तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बर्तन में पानी का स्तर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, हमें लोहे से कोई मतलब नहीं है, लोहा का मान उतना ही होगा जो अगर वो बर्फ़ में है, तो हमें लोहे को ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ हमें बर्फ़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो ये क्या होगा, पानी का स्तर घट जाएगा। ठीक है, पानी का स्तर घट जाएगा, ये आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12th। एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या की एक समान गोली चकती क्षैतिज तल से अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ओमेगा जो देखिए कोणीय वेग आपको बहुत सिंपल याद होना चाहिए। जब कोई वस्तु बीच में होती है तथा उसके चारों ओर कोई जैसे कि आप एक डोरी में ईंटा बांधकर घुमाते हो अपने हाथ से, तो वो ईंटा बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर उसको अंदर खींचने के लिए एक बल लगता है, उसे ही कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, उसी त्रिज्या तथा m/2 द्रव्यमान की एक दूसरी चकती को पहली चकती के ऊपर सावधानी से रख दिया जाता है। अब निकाय का कोणीय वेग क्या होगा? मतलब एक वस्तु घूम रही थी, उसके ऊपर एक और वस्तु को सटा कर घुमाने लगे हैं, तो इसका हमें सिर्फ आंसर ज्ञात करना है। तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, B 2/3 ओमेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब 11th क्वेश्चन से भी चल रहे हैं। एक स्थिर गाड़ी की छत से लटकते एक सरल लोलक का आवर्तकाल T0 है। आवर्तकाल आवृत्ति क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जब यह गाड़ी थीटा झुकाव के नत समतल से बिना घर्षण के नीचे लुढ़कती है तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? हमें दोलन का आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा हम इसे देख लेते हैं। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब थीटा मुड़ जाएगी तो वो और अच्छे से उसके ग्रेविटी मिलेगा, तो वो घूमने लगेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट देखते हैं 14। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के 4 एक समान वलयों को XY तल में एक वर्ग के कोनों पर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वलय 2 वलयों को स्पर्शरेखीय छूता है। वर्ग के केंद्र से गुजरते x अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या है? हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम इसका जड़त्व आघूर्ण का आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा C वाला 6mr²। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील एक पुलिस कार से उत्सर्जित 550 हर्ट्ज आवृत्ति की सायरन, मतलब 550 हर्ट्ज की आवृत्ति की सायरन ध्वनि कार से कुछ दूरी आगे स्थित एक स्थिर वस्तु से पीछे की ओर परिवर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ पर कोई कार खड़ी है और इधर से पुलिस की वैन, और यहाँ पे जाके पीछे से परिवर्तित हो जाती है। कार में बैठे एक प्रेक्षक द्वारा सुनी प्रति सेकंड विस्पंदों, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे पहले हमें कुछ और बताया, फिर यहाँ पे विस्पंदों की संख्या क्या होगी? विस्पंद पूछ लिया, मतलब प्रति सेकंड और जो वेव आती है उसकी क्या होगी? मान लीजिए कि हवा की ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसमें सिर्फ इसी दोनों का मान है और आप आराम से निकाल दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा B वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16। M द्रव्यमान और L लंबाई की एक समान रस्सी छत से लटक रही है। यदि रस्सी की लंबाई के परितः एक अनुप्रस्थ तरंग चलती है तो इसकी पूरी लंबाई चलने में
लगा समय, इसकी पूरी लंबाई चलने में लगा समय क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। एक आर्गन नलिका जो एक सिरे पर खुला तथा दूसरे सिरे पर बंद है। आर्गन नलिका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नलिका है, ये केमिस्ट्री में भी कई सारे मतलब प्रयोगों को पूरा किया हुआ है। ठीक है, सिरे पर बंद है कि क्रमिक संधानी आवृत्ति 560 हर्टेज तथा 720 हर्टेज है। मतलब उसमें कैसी आवाज़ निकल रही है हमें ज्ञात करना है। आर्गन नलिका की लंबाई है, मान लीजिए आर्गन नलिका की लंबाई हो गई और ध्वनि की चाल, अगर हमें मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें ध्वनि की चाल नहीं दुए, तब भी हम उसे 330 मीटर प्रति सेकंड मान के ही चलेंगे। ठीक है, जिसमें बताना तो वो बता देता है। उसके बाद जिसका सही आंसर हम देख लेते हैं, ये सी वाला है, 103.13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं 18। एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y 10 तरंग का आयाम क्या है। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसका विस्थापन का समीकरण आपको याद होना चाहिए, y बराबर ओमेगा टी ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे ओमेगा टी रहता है। ये आपको बस बहुत सिंपल, हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, ये आप खुद से लगा सकते हैं। फिर भी हम इसका आंसर सही बता देते हैं, इसका 20 सेंटीमीटर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये हमें बताना है। 19 एक कैलोरीमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ को 6 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है। यदि बर्फ और जल की विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः 0.5 और 1.0 कैलोरी 0 डिग्री है, तो बर्फ में गलन ऊष्मा 88 है, 80 है, तो ऊष्मीय समय स्थान। देखिए ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला। एक आदर्श गैस जिसका दाब P आयतन V तथा ताप T है, इससे मतलब सिंपल सा है, अगर नहीं दिया रहता तो हमें मानना पड़ता है, को रुद्धोष्म विस्तृति किया जाता है। रुद्धोष्मता क्या होता है, रुद्धोष्म एक प्रक्रिया होती है, उसको आपको पढ़ना होगा। किया जाता है कि उसका आयतन 4V हो जाता है और ताप गिरकर T/2 हो जाता है, मतलब ताप उसका आधा हो जाता है। गैस का रुद्धोष्म घातांक क्या होगा। तो गैस का रुद्धोष्म घातांक हमको पता करना है, तो इसका हम सही आंसर बता देते हैं आपको 1.50। ये आपका बी वाला सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। यदि विन नियतांक बी बराबर 0.3 सेंटीमीटर के, तो 6000 एंगस्ट्रॉम तंगधार पर अधिकतम तीव्रता के विकर्ण वाले सूर्य का ताप क्या होगा। सूर्य का ताप वैसे आपको पता होना चाहिए 6000 लमसम कहते हैं, मगर 6000 लमसम कहते हैं, मगर होता है हमारे पास 500 इतना। ठीक है, 5800 के, 5800 के होता है, मगर हम 6000 मांग के चलते हैं, तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला 5000 के, इसके हिसाब से। ठीक है, एक कॉर्नेट इंजन